गुड आफ्टरनून वंस अगेन एवरीवन। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना पेन्स, अपने नोटबुक्स अपने बाजू में रखें, बिकॉज आज भी आपका न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, हैवी न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। तो कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, मेरा आप लोगों से वापस से रिक्वेस्ट है, मैं करता ही रहता हूँ एडवांस के बच्चों को खास करके, कि भाई एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट मत करना। जितना एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करोगे उतना एडवांस में तुम लोगों के लिए दिक्कत हो जाने वाली है। पहले बेस क्लियर करोगे तो ही आप एडवांस में अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट। एनसीईआरटी इज गॉड, प्लीज सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रेजेंट इन द एंड एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। करेक्ट? मे इट बी सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स और गुजरात बोर्ड स्टूडेंट, दोनों के लिए सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप उसको फॉलो करें। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने यूनिट्स ऑफ आर पे छोड़ा था। व्हाट इज दिस आर? दिस आर इज नथिंग बट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में से ये आर निकला था हमारा। चैट बॉक्स ओपन है, कीप योर चैट बॉक्स वेरी एक्टिव, बिकॉज आपको वहां पर आंसर देना रहेगा। व्हाट इज दिस आर नोन एज? व्हाट इज दिस आर नोन एज? फटाफट से, जल्दी से, कम ऑन, क्विकली। व्हाट इज दिस आर नोन एज? ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं जेडब्ल्यू मेंस में, और आपको लगता होगा कि भी आता है, बट कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आओगे, क्योंकि बोर्ड में मेरे को काफी बच्चों ने आर को रिडबर्ग्स कांस्टेंट बताया है, राइट? सो वो बच्चे कई बार मिक्स अप कर देते हैं, वहां पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, राइट? तो यस, परफेक्टली राइट। हर्ष, केविन, आस्था, ध्वनित, प्रीना, प्रीशा, कुशिल, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और भाई साहब ये चीज बहुत ही ध्यान में रखना कि इस गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू है, वो प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट पे डिपेंड करता है। आपने क्या यूनिट लिया है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज ऊपर देखो मैंने दी हुई है। करेक्ट? सो अकॉर्डिंगली इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे बेस्ड ऑन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी एंड कंबाइंड गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जो है इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, एंड P1 V1 by T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 by T2। इसको जनरली मोस्ट ऑफ द बुक्स में कंबाइंड गैस इक्वेशन बोला जाता है। वाई सो? बिकॉज हमारा जो गैस जो होता है ना, वो जनरली क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड अमाउंट में ही होता है जनरली, राइट? और आर भी हमारा कांस्टेंट ही है, तो एन इंटू आर एक कांस्टेंट हो गया, तो पी वी बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, दिख रहा है ना? तो P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2. This becomes a combined gas equation. Now very very important questions are going to come up. मैंने आपको पहले भी बोला है, बोर्ड क्लासेस में हम आपकी क्वालिटी पे काम कर सकते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। दैट हैपेंस फॉर एडवांस क्लासेस ऑल्सो। क्वालिटी पे हम काम कर सकते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। क्वांटिटी आपको कवर करनी है और जो डाउट्स हैं वो मेरे से लेते जाना है। करेक्ट? दैट इज व्हाट यू आर, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड दैट इज व्हाट वी आर देयर फॉर, कि आपको जहां डाउट है हम आपको क्लियर करेंगे। यू कैन सेंड मी स्क्रीनशॉट कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मैं उसका सोल्यूशन लिख के आपको भेजूंगा वापस। करेक्ट? तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? सिंपल, वेरी इजी, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं, जहां पर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द बेसिक्स ऑफ हाउ कंबाइंड गैस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड। अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ कंबाइंड गैस इक्वेशन लगाना है और कहाँ आइडियल गैस इक्वेशन लगाना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू नो, बस, दैट्स इट। बाकी तो सब कुछ सही है, करेक्ट है? चल, बताओ मुझे पहला क्वेश्चन। आपको याद है ना, सर ने आपको ब्रह्मास्त्र दिए हुए हैं, 3 एरो के फॉर्म में ब्रह्मास्त्र, याद है कि नहीं? है कि नहीं? ये 3 ब्रह्मास्त्र मैंने आपको हमेशा बोला है कि इवन फॉर योर एडवांस प्रैक्टिस, व्हेन यू आर डूइंग योर एडवांस प्रैक्टिस, यूज दीज, बिकॉज दीज आर द एरोज विच आर गोइंग टू हेल्प यू मेक योर न्यूमेरिकल्स एररलेस, राइट? जितना अच्छे से गिवन, जितना अच्छे से फाइंड, जितना अच्छे से फॉर्मूला आप अपने दिमाग में ला पाओगे, उतना अच्छा आप सोल्यूशन बना पाओगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और जनरली जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहां 2 या 3 टॉपिक्स कंबाइन करके आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो आएगा अभी देखो। अब आगे एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कंबाइंड इक्वेशंस आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गिवन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट टेस्टिंग योर बेसिक्स। A sample of nitrogen occupies a volume of 1 liter at a pressure of 0.5 bar.
ठीक है, तो हमारे पास है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 लीटर एंड प्रेशर इज इक्वल्स टू 0.5 बार, है कि नहीं? करेक्ट है। एट 40 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर भी दे दिया, 40 डिग्री सेल्सियस को तुरंत ही 313 केल्विन में कन्वर्ट कर दो। 40 मतलब 313, हाँ सही है, तो 313 केल्विन में कन्वर्ट कर दो। करेक्ट है, सिंपल। कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर कैलकुलेट करना है तो फाइंड में यहाँ पर बाजू में लिख दीजिएगा कि प्रेशर हमें फाइंड करना है। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू 0.225 ml, मतलब हमको वॉल्यूम दे दिया गया है 0.225 ml, वेरी नाइस, एट -6 डिग्री सेल्सियस, तो -6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर केल्विन में ये हो जाएगा 279 केल्विन। परफेक्ट है, क्लियर है ये चीज 100%। तो ये एकदम बढ़िया से दिमाग में रखिएगा कि गिवन जो आपको निकालना है वो किस तरीके से निकालना है और किस तरीके से आपको यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है, क्लियर है ये चीज। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें प्रेशर करना है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो ये कंडीशन को मैं V1, P1 और T1 लगा दूं, करेक्ट। और दूसरी कंडीशन को मैं V2, T2 और इसको मैं P2 लिख दूं। मुझे P2 ढूंढना है, तो बताओ मुझे, क्या मैं यहाँ पर PV इज इक्वल्स टू nRT यूज कर सकता हूँ? हाँ, कैन आई यूज दिस? नो, आई कैन नॉट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर कंबाइंड गैस इक्वेशन लगाएंगे, करेक्ट। अच्छा, आप ये वाला इक्वेशन यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट वो लंबा हो जाएगा यार, वो लंबा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में जाग रहे हैं, कुछ हैं जो सिर्फ सो रहे हैं और सर को एंटरटेन होते हुए देखने में उनको बहुत मजा आता है। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो जाग रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आई वुड टेल देम कि भाई यू कैन पैट योर बैक बिकॉज यू आर अवेक, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही अमेजिंग वाला उन्होंने क्या ढूंढ लिया है, एरर ढूंढ लिया है सर के गिवन वैल्यूज के अंदर। क्या ढूंढा है? व्हाट इज दैट एरर? दैट एरर इज इन द T2 वैल्यू। ये जनरल मिस्टेक है, ये फ्लो फ्लो में ना आपसे होगा और ये 100% होगा, करेक्ट। जनरली हमको पता है टेम्परेचर इन केल्विन अगर मुझे निकालना है तो T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 मुझे करना होता है ना, यही करते हैं ना हम। तो बच्चे यहाँ देखते हैं कि भाई 6 डिग्री सेल्सियस दिया है तो ये हो जाएगा 6 प्लस 273, दैट इज नथिंग बट 279 केल्विन। आंसर निकालेंगे एंड बाय गॉड मेरे बच्चे, कोइंसिडेंटली ऑप्शन नंबर ए ही वो आपका ऑप्शन होगा। इस वैल्यू को रख के ए ऑप्शन में आपको वो आंसर दिख भी रहा होगा। यही तो वो चाह रहा है कि आपने जो एरर किया है उसके अकॉर्डिंग वो एक आंसर निकाल के आपके सामने रखेगा, ताकि आप कंफ्यूज हो कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो गलत है कि सही है। अपने इंस्टिंक्ट पे रखो यार। सो द स्टूडेंट्स हु हैव पुट अ ब्लू सिंबल, ब्लू हैंड, वो तो भाई जाग रहे हैं और उनके कैमरास भी ऑन है। और जिन लोगों के कैमरास ऑन नहीं है उन लोगों को हम क्लास से ही निकाल देते हैं, बिकॉज कोई मतलब नहीं है सिटिंग एंड जस्ट एंजॉइंग द लेक्चर, नॉट अ वैल्यू थिंग, है ना। उससे अच्छा एडवांस के बच्चे हो, आराम से घर पे बैठ के 1.5 घंटा ये वाला जो है यूटिलाइज करो अच्छे से, है ना, पढ़ो। तो जितने भी बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं पहले हम उनको निकाल लेते हैं। हम पहले 5 मिनट का ब्रेक लें यहाँ पर, जितने बच्चे ऑफ करके बैठे हैं उनको पहले निकालें हम यहाँ से, रुक जाओ। व्हाट इज द मिस्टेक यू हैव डन? आपने मिस्टेक ये किया है कि आप माइनस को लेना भूल गए हो यहाँ पर। वो माइनस भी लेना है, टेम्परेचर का जो माइनस दिया है वो भी लेना है। तो -6 प्लस 273 इज नॉट 279, इट इज 267 केल्विन। ये ध्यान देना। सो ओवर हेयर 279 की जगह पे 267 केल्विन बनेगा। ये देखो, कोई भी एडवांस फैकल्टी आपको ये एरर नहीं बताएगी, बिकॉज उसको पता है कि जब आप बोर्ड क्लास अटेंड कर रहे हो तो बोर्ड की फैकल्टी ये चीज उसको क्लियर करेगी। दैट इज वाई इन द एडवांस पार्ट नोबडी इज गोइंग टू गिव यू दिस। बेस कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना है, तो प्लीज यहाँ ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर ध्यान दो, मेरे पास है P1, मेरे पास है V1, मेरे पास है T1। मेरे को P2 ढूंढना है, तो P2 ढूंढने के लिए सबसे पहले मैं T2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और V2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे P2 मिल जाएगा, राइट। सिंपल सा, मैंने खाली इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है, नथिंग एल्स। मुझे P2 ढूंढना था, तो मैंने क्या किया, P1 का वैल्यू रखा 0.5, V1 का वैल्यू रखा 1, T2 का वैल्यू रखा 313 डिवाइडेड बाय T1 का वैल्यू रखा, सॉरी T2 मेरा है ऊपर, सो यहाँ पर T2 आएगा
दैट इज नथिंग बट 267, T1 आएगा 313 और V2 आएगा मेरे पास 0.225। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आपका जो प्रेशर है वो यहां पर निकल जाएगा जो ऊपर मैंने आंसर दिया हुआ है। सो फटाफट से क्विकली डू द कैलकुलेशंस एंड बताओ मेरे को ये आंसर आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। जिसका आ जाए वो रेज हैंड करे। आई एम जस्ट लोअरिंग डाउन द हैंड्स, जिनको डाउट्स भी थे प्लीज रेज हैंड वंस अगेन। ओके, ऑल राइट, ग्रेट। तो ये जितने भी हैंड रेज हो रहे हैं इनको डाउट है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, सम प्रॉब्लम इज देयर। केविन तो कुछ बोल रहा है, उसका दिख रहा है मेरे को कैमरा के अंदर। और प्रांशु ने रेज हैंड नहीं किया। प्रांशु, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन? यस प्रांशु, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन? आ गया आंसर? आंसर आ गया? यस अमर्त्य मिस्त्री, बताओ आंसर आ गया? यस सर, मैंने आपको चैट बॉक्स में मैसेज भी कर दिया था जब तुरंत आंसर आ गया था। फिर तुरंत आंसर आ गया? नहीं, अभी नहीं आया था, अभी 1-2 मिनट पहले आया। अच्छा, तो तो टाइम लगा था क्या आ कैलकुलेशन गया? की वजह ये से। आंसर आ गया? ऊपर जो आंसर लिखा है यस वो आ सर, गया? आ गया। ये जो मैंने यस इक्वेशन लिखी है इसको सॉल्व करने पे आ गया? हाँ सर, पक्का? कैलकुलेशन एरर हो गई सर, शायद, पता नहीं। तो कैलकुलेशन एरर फिर कैसे सॉल्व करोगे? हाँ खुशील, खुशील, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। हाँ, आ गया आंसर? आ गया? नहीं सर, वो उसमें गलत था, इसके लिए क्या हैंड गलत रेस था? किया था सर। वो 0.225 वो ml में लीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। अरे रे, ये तो सर भूल ही गए। ये मिलीलीटर्स में दिया हुआ था और ऊपर वाला वॉल्यूम लीटर्स में दिया हुआ था, और आपने तो डायरेक्टली ऐसे ही रख दिया। और जब डायरेक्टली ऐसे रख दिया तो अमर्त्य बेटा, जो ऊपर सर ने आंसर लिखा है वो नहीं आना चाहिए था, वो नहीं आना चाहिए था। इज दैट क्लियर? यहाँ पर या तो इन भाई साहब को लीटर्स में कन्वर्ट करो या इन भाई साहब को एमएल में कन्वर्ट करो, वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? और जब ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो एक्चुअली में वो 10⁻³ हो जाएगा, और 1 लीटर इज नथिंग बट 1000 ml। तो वो वन एंड द सेम थिंग ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कन्वर्जन जरूरी है। करेक्ट? दोनों अलग डायमेंशंस में, अलग यूनिट्स में है, तो ये समझना है आपको कि भाई लीटर और एमएल यही कंफ्यूज करेगा। ऐसे ही प्रेशर में दो प्रेशर दिए होंगे, एक बार में दिया होगा, दूसरा एटमॉस्फेयर में दिया होगा, और आप डायरेक्टली रख दोगे। करेक्ट? तो ये चीज आपको समझनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनिट कन्वर्जन भूलना नहीं। यही तो वो देख रहा है कि क्या आपने सॉल्व किया कि नहीं। क्वेश्चन तो बहुत चिंदी सा था, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था, लेकिन उसने चेक यही किया कि भाई बच्चे ने एमएल में कन्वर्ट किया कि नहीं किया। करेक्ट है? तो अब जब सॉल्व करोगे 10⁻³ रख के जब सॉल्व करोगे तब आपका प्रेशर ये आएगा 1895.6 बार इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। करेक्ट है? प्लीज पुट अ थम्स अप। यस Sir, the number of moles in this case of nitrogen will remain same only. या ऑब्वियसली देखो ना, अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन, अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन सीधा दे दिया उसने, तो सैंपल फिक्स्ड है। ठीक है, वहां पर उसने सैंपल में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सो मोल सेम रहेंगे। Okay. ओके गुड, चल आगे बढ़े। कैन यू गो अहेड? देखते हैं वैरायटी, देखते हैं कितने बच्चे अब सॉल्व कर पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कितने बच्चे यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं, बताओ। वंस अगेन मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये तीन चीजें आप जब एक एक करके सॉल्व करोगे तो कभी कभी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि चीजें दिख रही हैं। आप एररलेस कैलकुलेशन कब कर सकते हो? जब दिखेगा आपको। जैसे अभी आपने आइडेंटिफाई किया कि सर वॉल्यूम एमएल में था और लीटर में था, आपने वो गलत लिख दिया। डायरेक्टली सॉल्व करने बैठते ना तो गड़बड़ होता, 100% होता। करेक्ट? सिंपल। ढूंढना क्या है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ढूंढने हैं, तो भाई फाइंड में मैं सीधा लिख देता हूं, मुझे एन ढूंढना है। अब एन मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, एन का फॉर्मूला होता है पीवी बाय आरटी, ये मुझे पता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, आई नो दैट। बट उसके लिए क्या मुझे गिवन क्वांटिटीज है कि नहीं है, पहले देख लेते हैं।
कैलकुलेट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन 500 ml, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, बहुत बढ़िया, उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, 0.5 लीटर्स हो जाएगा। अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार, प्रेशर दिया हुआ है 1 बार और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। दिस इज व्हाट इज गिवन। इसको जब मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 27 विल बिकम 300 केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। करेक्ट। चलें अभी आगे देखते हैं। अब दिख रहा है मुझे प्रेशर चाहिए था है, वॉल्यूम चाहिए था है, टेम्परेचर चाहिए था है। आर की वैल्यू में क्या लूंगा? आर की वैल्यू में क्या लूंगा? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर ए आप ले सकते हो 83.1, ऑप्शन नंबर बी आप ले सकते हो 0.0831। बोलो दोनों में से कौन सी वैल्यू ले सकते हो आप? दोनों में से कौन सी वैल्यू ले सकते हो? देखो जितने भी बच्चे मेरे को कुछ ना कुछ आंसर दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि आपने जो भी मेरे को आंसर दिया है वो कंप्लीटली गलत है। ना ही ए हो सकता है ना ही बी हो सकता है। क्यों? आधे लोग सिर पकड़ के बैठ गए। मैं उसका रीजन बताता हूं। देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए था कि सर दोनों में आर के क्या यूनिट्स ले रहे हो, पहले वो बताओ। अब देखो अब मैं यूनिट्स रखता हूं, देखो मैं यहां पर यूनिट रख रहा हूं मिलीलीटर बार पर मोल पर केल्विन, यहां रख रहा हूं लीटर बार पर मोल पर केल्विन। अब बताओ कौन सी वैल्यू यूज कर सकते हैं? अब मैं आंसर दूं इसका? अभी भी बच्चे बोल रहे सर बी 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 बी। मैं आंसर दूं? यू कैन यूज बोथ द वैल्यूज। डिपेंड करता है कि आप जब इस फॉर्मूला में वॉल्यूम रख रहे हो, वो अगर मिलीलीटर्स में रख रहे हो तो आपका 83.1 जाएगा, और अगर आप लीटर्स में लेके चल रहे हो तो 0.0831 जाएगा। एज सिंपल एज दैट। And now, since you are preparing for competitive exams, it's my sole responsibility that I give you कि भाई मैंने आपको R का वैल्यू दिया हुआ था ये वाला 0.0831 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, मैंने ये दिया था। बच्चे बोलते सर ये वैल्यू तो था ही नहीं, टेबल के अंदर ये वैल्यू था ही नहीं। बट दिमाग लगाओ, लीटर बार से अगर मुझे मिलीलीटर बार में जाना है तो बेसिकली मुझे इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। दैट्स इट। तो जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या वैल्यू ए मिल रही है मुझे? क्या वैल्यू ए मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है। इज दैट परफेक्ट? तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। आप क्या ले रहे हो प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट, उसके ऊपर आपका आर का वैल्यू डिपेंड करेगा। अब फॉर इजीनेस में बच्चों को मैं हमेशा ये चीज सिखा देता हूं कि अगर वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया है तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लो, ताकि आपका ये वैल्यू याद करने का कंफ्यूजन ना रहे। करेक्ट। आपके पास तीन वैल्यूज मेनली यूज होंगी। 0.08314 ये आपका लीटर बार वाला है, 0.0821 ये आपका लीटर एटमॉस्फेयर वाला है, और 8.314 ये आपका क्या था? मीटर क्यूब पास्कल वाला था। गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीजें, बस ये तीन वैल्यूज हैं आर की जिसके अराउंड ही वो घूमने वाला है। हर जगह पे, बोर्ड ले लो, कॉम्पिटिटिव ले लो, एडवांस ले लो, कहीं पे भी ले लो, यही होने वाला है। तो बस ये यूनिट्स के हिसाब से आपको अपना रिलेट करना है। एंड आई सपोज नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब मुझे आई थिंक सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर ऑलरेडी आ चुका होगा। कि सर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मेरे को यहां पर मिल रहा है सर 0.02, है ना? अब ध्यान दो, एवरीवन ऑन द स्क्रीन ध्यान से देखो जो मैं यहां समझाने जा रहा हूं। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो ना तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं ए बी सी डी, ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं, और ऑप्शंस बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत नियर बाय ऑप्शंस, बहुत दूर दूर वाले होंगे। तो आपको डायरेक्टली दिखेगा, सेकंड डेसिमल पे दिखेगा कि सी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप सी पे टिक कर दोगे। करेक्ट, क्योंकि बाकी में ऑप्शन दिया होगा 0.04, 0.05, 0.03 ऐसा ऑप्शन दिया होगा, बहुत दूर दूर होंगे। अब यही मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि बोर्ड लेवल पे आपको ये कैसे एक्सप्रेस करना है। बोर्ड लेवल पे जब आप इतना आंसर लिख के आओगे ना इस क्वेश्चन का, तो अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। क्यों काटेगा वो? 50% मार्क्स क्यों काट दिए? क्योंकि बोर्ड का रूल है
that check your answer at least 3 decimal places. 3 डेसिमल तक अपने आंसर को चेक करो, 3 डेसिमल तक अपने आंसर को चेक करो। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ये आपके कंपेटिटिव में भी काम में आएगा। ध्यान से सुनो, 3 डेसिमल तक चेक करने गए 0.02, अब थर्ड डेसिमल आ गया लेट से 5 से नीचे, 5 से नीचे लेट से 1 2 3 4 तक कोई भी वैल्यू आ गई, तो यहां पर आप 0.02 लिख के आओगे तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। सपोज करो थर्ड डेसिमल जब आपने चेक किया वो आ गया 5 से ऊपर, सपोज करो यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 8 यहाँ 9 ऐसा आ गया, तो उस केस में आंसर हो जाएगा 0.03। ये आपने सीखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना सीखा है कि 5 से ऊपर जब वैल्यू होती है तो आपको जो प्रीवियस डिजिट है उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट डिजिट पे ले जाना है। सीखा है ना ये चीज? थम्स अप दो मुझे यहाँ पर। हैव यू डन दिस और नॉट? हैव यू डन दिस और नॉट? जल्दी से फटाफट, कम ऑन, गुड। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब मैं थर्ड डेसिमल क्यों चेक करने के लिए बोल रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा यहां पर जो आंसर है देखो 0.02 और थर्ड भी 0 आ गया है, तो उस केस में आपको फोर्थ डेसिमल भी चेक कर लेना है। अगर वो 5 से नीचे है तो 0.2020 इज करेक्ट आंसर, अगर वो 5 से ऊपर है तो ये 0 की जगह पे यहां पर 1 हो जाना चाहिए था। ये छोटा सा टिप मैंने आपको दिया है, उसको हो सके तो ऐसे टिप देखो, ये मैं नोट्स बनाने के तरीके दे रहा हूं। टिप लिख के उसके ऊपर इस तरीके से सरदार जी की शक्ल बनाओ, ऐसे स्माइलिंग फेस के साथ, और वहां पर लिख दो कि भाई दिस वाज गिवन बाय आवर बोर्ड फैकल्टी टू अस। ये आपके नोट्स के अंदर स्पेशल एलिमेंट्स डाला करो, पता है उससे स्माइल आ जाता है एक फेस पे, एंड योर good hormones in the brain are released and you feel fresh when you are revising your notes. बोरिंग नोट्स मत बनाओ, एनसीईआरटी जैसे नोट्स बनाने हैं तो क्या फायदा, वो तो बोरिंग है पढ़ने में। अपने जब नोट्स बना रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालो, कुछ यहाँ पर ऐसे करके क्लाउड डाल दिया, यहाँ हार्ट बना दिया, कुछ तो बना दो, समथिंग इंटरेस्टिंग जिसको देख के स्माइल आ जाए आपके फेस पे, अच्छे वाले हार्मोन्स आपके ब्रेन के रिलीज होने शुरू हो जाए। परफेक्ट है, क्लियर है, थम्स अप यहाँ तक, जल्दी से फटाफट से थम्स अप दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसी क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट देखो, आपने मोल्स निकाल लिया था 0.0201 निकाल लिया था, वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता था हाउ मच मास ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। सिंपल है सर, कुछ नहीं है सर, इस मोल्स को मोलर मास से डिवाइड कर दो, इस मोल्स को मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपको गिवन मास मिल जाएगा। परफेक्ट है, क्लियर है, सिंपल है। आदित्य कैन यू गिव मी अ yes or no in this? Yes, आदित्य। गिवन मोल से गिवन मास अगर निकालना हो तो मोलर मास से डिवाइड कर दो। Aditya, are you there? Yes, sir. Yes. Is this correct or not? चैप्टर नंबर 1 हुआ है अच्छे से? चैप्टर नंबर 1 हुआ है? Aditya, stay back after the class for 5 minutes. All right? Okay, great. आस्था पटेल, बताओ सही है? मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड नहीं। मल्टीप्लाई करना होगा अपने को। क्यों इतना देर लगा सोचने में? सॉरी सर, यू हैव टू टेक केयर, ये फटाफट क्लिक होना चाहिए। सर यहाँ पर मल्टीप्लाई Yes. करेंगे, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे। और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जल्दी बताओ। 2 मास 1 होता है, मोलर मास 1 होता है, H2 का 2। H2 का 2 होगा, बहुत बढ़िया, यस सर। गुड, बढ़िया। और सिमिलरली देखो, मोल्स निकाल लिया है, वो क्वेश्चन में ट्विस्ट करके ये बोल सकता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड, कर सकते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है, मोल्स को सिंपली Na से मल्टीप्लाई कर दिया, मोल्स को सिंपली Na से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। करेक्ट, सिंपल, इजी,
बस इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है, क्वेश्चन की भावनाओं में मत बह जाओ, भावनाओं में बह जाओगे तो भावना भावना में कुछ और ही आंसर निकल आएगा। अपने डेटा पे कंसंट्रेट करो, क्या चाहिए आपको वो कंसंट्रेट करो। क्या दिया हुआ है, अ डिस्चार्ज ट्यूब 2 लीटर कैपेसिटी कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस वाज इवैक्यूएटेड, मतलब वो ये बोल रहा है कि एक ट्यूब था, एक ट्यूब विच वाज एनक्लोज्ड, इट इज अ 2 लीटर क्यूब, 2 लीटर ट्यूब, करेक्ट है। वो बोलता है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस था, H2 गैस था। अब था तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कितना रहा होगा उसका, 2 लीटर रहा होगा। अब वो ये बोल रहा है कि इट वाज इवैक्यूएटेड टिल द प्रेशर, तब तक हम निकालते गए हाइड्रोजन को जब तक इनसाइड प्रेशर जो है वो 1 इंटू 10⁻⁻5 एटमॉस्फेयर नहीं हो गया, करेक्ट। Now, if the tube is maintained at a temperature of 27 degrees Celsius, correct, calculate the number of hydrogen molecules still present in the tube. Simple. क्वेश्चन में कोई भी आई थिंक अब डायग्रामेटिकली जब उसको समझ लिया तो उसके अंदर कोई भी तरह का आपके दिमाग में अब क्वेश्चन रहना ही नहीं चाहिए। परफेक्ट है, सिंपल है। 2 लीटर वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टी दिया है, आर तो आप निकाल ही सकते हो, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर्स में है, तो भाई आप यूज करोगे 0.0821, दैट इज नथिंग बट लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, करेक्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर दैट यू आर गोइंग टू यूज एंड यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू दैट इज गिवन ऑन द टॉप। आपको पहले मोल्स मिलेंगे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी करके मोल्स मिलेंगे, और एन से आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेगा, दैट इज नथिंग बट n इंटू Na, जो मैंने अभी अभी बताया, दैट्स इट। तो फाइनल आंसर आपका ये रहेगा 4.879 इंटू 10⁻17 मॉलिक्यूल। क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप टिल हियर। चलो आगे बढ़े। आगे वाले जो 2 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप 110% एक्टिव हैं क्लास के अंदर एंड यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज मेक श्योर दिमाग यहाँ पर ठिकाने रख के बैठिएगा। चलो लेट्स गो अहेड। यस तने, आस्क व्हाट्स योर डाउट। Sir, can you explain this question once again? क्या एक्सप्लेन करूं बच्चे, कहाँ स्टक है बता, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कहाँ स्टक है। सर वो आपने डायग्रामेटिकली जो समझाया वो नहीं समझ आया, ये वैल्यू जो सब समझ आ गया, हाँ क्या बस, करना है मतलब। तो वॉल्यूम 2 लीटर है, वॉल्यूम तो 2 लीटर ही रहेगा ना, तुम इसमें से कितना भी हाइड्रोजन को निकाल दो, हाइड्रोजन इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स है। यस। एक गैस जो है वो तो जिस कंटेनर में तुम रखते हो उस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो, सिंपल। तो वॉल्यूम फिक्स है 2 लीटर, वो तो आ गया। प्रेशर उसने बोला कि हम तब तक हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं जब तक प्रेशर इतना ना हो जाए, तो प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, तो हो गया ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से एन निकाल लिया और एन इंटू एन करके मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, खत्म। यस सर। ओके गुड। यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैशटैग लगा लीजिएगा, दिल भी लगा लीजिएगा, और दिल के ऊपर एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग सा एरो भी मार दीजिएगा। अच्छा, ये एरो को डबल कर दो, क्यों? बिकॉज यहाँ पर डबल दर्द देगा ये। वो डबल दर्द क्यों देगा आपको ये क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है ये, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, ये एनसीईआरटी एंड एक्सेस का क्वेश्चन है, डायरेक्टली वैल्यूज के साथ उठाया मैंने, सो दैट आपका एनसीईआरटी भी साथ साथ में कवर हो जाए, टिपिकल क्वेश्चंस, एंड आपको पता चल जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस कैसे 2 3 4 कॉन्सेप्ट्स को मिला के कैसे क्वेश्चन बनता है, करेक्ट। देखो, अ ड्रेन क्लीनर, वो बोलता है ड्रेन क्लीनर करके एक सब्सटेंस आता है, आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको मिलेगा, ब्लू कलर का पैकेट आता है। अ ड्रेन क्लीनर कंटेन्स स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम which reacts with caustic soda
which reacts with caustic soda. caustic soda आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है NaOH. आपको याद हो 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने सॉल्वेज प्रोसेस करके एक प्रोसेस पढ़ा था जिससे आपने NaOH को बनाना भी सीखा है, राइट? ग्रेट. सो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि भाई कॉस्टिक सोडा क्या होता है. कॉस्टिक सोडा होता है NaOH. ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है. कॉस्टिक सोडा 10th स्टैंडर्ड में सॉल्वेज प्रोसेस करके एक प्रोसेस आया था जिसमें आपने ये कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन भी सीखा हुआ है. वो आपका S ब्लॉक एलिमेंट्स इन क्लास 11th भी हम सीखेंगे, डोंट वरी. करेक्ट. तो कई बार क्या होता है, कॉमन कंपाउंड्स जो होते हैं ना, उनके नेम्स देके एग्जामिनर ये सोचता है कि बच्चे को आता ही होगा. जैसे कि कॉस्टिक सोडा, फिर हम और पढ़ेंगे सिंपल एग्जांपल लाइक ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, है ना. तो इस तरीके के कंपाउंड्स कई बार एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे को आता ही होगा, तो बस आता है हमें. करेक्ट. वो बोलता है कि एल्यूमिनियम कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है. एल्यूमिनियम कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है. ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट्स अ ड्रेन क्लीनर, राइट? ड्रेन क्लीनर है तो पानी तो होने ही वाला है. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो रिएक्ट करता है और बहुत ही स्पेशल कंपाउंड बनाता है NaAlO2. इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट. दिस इज नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट. और इसके साथ बनता है हाइड्रोजन. इसके साथ बनता है हाइड्रोजन. वो तो उसने बोल दिया है कि इट प्रोड्यूसेस डाइहाइड्रोजन गैस, लेकिन साथ में और क्या प्रोड्यूस करता है? सोडियम एल्यूमिनेट. चलो क्विकली फटाफट से इस इक्वेशन को बैलेंस करो. सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करो जल्दी, बी क्विक. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां वो बोलता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 bar pressure will be released when 0.15 gram of aluminum reacts. कम ऑन बैलेंस करके बताइए मुझे. चैट बॉक्स ओपन है. वेरी नाइस. जिसने भी बोल दिया है ऑलरेडी बैलेंस्ड, उसने दिमाग लगाया ही नहीं है. जिसने भी बोल दिया ऑलरेडी बैलेंस्ड, आपने बस ऊपर ऊपर से देख लिया, दिमाग नहीं लगाया. आपने यहां देख लिया H2 बैलेंस्ड है. अरे भाई ये H काउंट नहीं करोगे क्या? ये H काउंट नहीं करोगे? हाँ, बाकी सब बैलेंस दिखेगा, बस हाइड्रोजन में दिक्कत हो जाएगी. तो ये चीज ध्यान रखना. बहुत अच्छे हृदय जोशी, तने बहुत बढ़िया, सुपर्ब. आस्था पटेल, योर वन ऑफ द टू एट लीस्ट आर रॉन्ग. प्लीज ये वो ध्यान दीजिएगा. चलो बहुत अच्छे, बढ़िया. यहाँ पर दिख रहा है ट्वाइस 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 एंड थ्राइस. करेक्ट. दिस इज व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ दिस इक्वेशन. अब अगर बैलेंसिंग में भी इतना दिक्कत आ रहा है तो प्लीज मेक श्योर कि भाई बैलेंसिंग का ट्रिक आप मेरे से कभी भी जब भी टाइम लगे मेरे को याद दिलाइएगा. मैं आपको एक बैलेंसिंग का ट्रिक सिखा दूंगा जिससे कभी भी जिंदगी में कभी भी आपको बैलेंसिंग में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे. 30 सेकंड से ज्यादा. कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, सिंपल में तो छोड़ ही दो. कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स में भी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे. आप वो ट्रिक मेरे से सीख लीजिएगा. इन वन ऑफ द क्लासेस जस्ट रिमाइंड मी, एनी वन ऑफ यू जस्ट रिमाइंड मी, आई विल गिव यू दैट ट्रिक. ठीक है. आज मेरी बैक टू बैक 4:15 क्लास है तो आई माइट नॉट बी एबल टू स्टे बैक फॉर लॉन्ग. चलो अभी यहाँ ध्यान देंगे सब लोग. कंसंट्रेट ओवर हियर. क्वेश्चन देखो कहां से शुरू किया उसने. इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री से शुरू किया. इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री शुरू किया, चैप्टर नंबर 1, जहां उसने ये बताया कि भाई जब 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है विद कॉस्टिक सोडा तो मुझे 3 मोल हाइड्रोजन मिलता है. 3 मोल हाइड्रोजन मुझे मिलता है.
अब वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एंड दैट टू एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सबसे पहले मैं यहां पर कंडीशन लूंगा कि सपोज करो मेरे पास एसटीपी कंडीशन है। एसटीपी कंडीशन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एंड कितना टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है 1 बार। प्रेशर कितना होता है 1 बार, करेक्ट है। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास पता है अपने को 27। तो यहां दिख रहा है कि जब 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो मुझे 3 इंटू 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन मिलता है। अब कोई भी मुझे ये मत पूछना कि सर ये कैसे आया। अगर ये आपको नहीं पता है तो खाली हिंट दे रहा हूं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, एनी गैस एट एसटीपी occupies 22.4 liters. Avogadro's law in chapter number 1, Avogadro's hypothesis करके आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उसके अंदर हमने इस पार्ट को प्रूव भी किया है, राइट। तो किसी को भी दिक्कत है वहां जाके जस्ट ऑब्जर्व एंड सी कि हमने किया है कि नहीं किया है, ठीक है। आपके गूगल क्लासरूम में वीडियोस अवेलेबल है। अब ध्यान यहां पर रखिएगा, 54 ग्राम से 3 इंटू 22.4 लीटर्स मिल रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 0.15 ग्राम से कितना मिलेगा, कर सकता हूं कैलकुलेट। तो यहां पर आपका सबसे पहला इक्वेशन बनेगा 3 इंटू 22.4 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 54। दिस इज योर स्टेप नंबर 1 ऑफ दिस इक्वेशन, जहां आप ढूंढोगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ही, लेकिन कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। इस कंडीशन पे आपने वॉल्यूम ढूंढा जब 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, जब 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। फिर स्टेप नंबर 2, मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 पे नहीं चाहिए मुझे वॉल्यूम, चाहिए 0.15 ग्राम का ही, लेकिन वो चाहिए 293 केल्विन के ऊपर, इतने टेम्परेचर पे मुझे चाहिए। प्रेशर तो अभी भी 1 बार है, और अगर आपको याद हो प्रेशर कांस्टेंट जब होता है तो चार्ल्स लॉ लग जाता है ना। चार्ल्स लॉ से आप ढूंढ सकते हो V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2, जहां V1 आपने ढूंढा ये रहा, T1 आपके पास है 273, V2 आपको ढूंढना है और T2 आपको दिया हुआ है कि नहीं। क्लियर है ये चीज। अब कुछ बच्चों को यहां डाउट होगा, सर एसटीपी है तो 22.7 होना चाहिए था, 22.4 क्यों लिया आपने, एसटीपी है तो 22.7 होना चाहिए था। तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहां पर बता दूं कि मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई हुई है और ये मैंने करेक्ट भी किया था कि एनसीईआरटी अभी भी एसटीपी को 22.4 लेके ही चल रही है हर जगह पे, उन्होंने चेंज नहीं किया है। और जब तक एनसीईआरटी में चेंज नहीं हो रहा है तब तक हम अपने उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, परफेक्ट है। सो हमारे कैलकुलेशंस के लिए एसटीपी विल रिमेन 22.4 ओनली। एक्चुअली में देखा जाए तो 22.4 अब साइंटिफिकली वो एनटीपी कंडीशंस हो चुके हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। अगर एसटीपी है तो 1 बार प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस, और उस केस में 22.7 लीटर्स होता है, वॉल्यूम आपका 22.7 होता है। करेक्ट है, क्लियर। यस यस प्रथम बोलिए, क्या डाउट है। सर एक्चुअली हमारे जो स्कूल के टीचर्स उन्होंने कहा कि अब हमें एसटीपी में 22.7 ही यूज करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा बोला है, ऐसा कहा उन्होंने। तो कुछ स्कूल्स जो हैं वो 22.4 के लिए टिक कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स जो हैं 22.7 के लिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे 22.7 लेके सॉल्व करके आए तो मिड टर्म्स में उनको मार्क्स ही नहीं दिए कि भाई ये तो 22.4 होना चाहिए। हमारा भी इस बार वैसा हुआ, 22.4 लेके हमने किया था तो टीचर्स ने इस बार मार्क्स दे दिए, लेकिन बोला नेक्स्ट टाइम से 22.7 ठीक है, लेके तो जहां पर टीचर्स करेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं तो आई विल लीव इट ऑन यू। स्कूल्स में जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करिए। जनरली जितने भी डमी स्कूल्स हैं आपके, डमी स्कूल्स के अंदर तो 22.4 ही चल रहा है, तो उनके लिए तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ, डीपीएस, एमएवी, या फिर मैं बात करूं प्रकाश, केवी सैक, ऑल दीज सीबीएसई एडहरिंग स्कूल्स, जो मतलब रेगुलर सीबीएसई स्कूल्स हैं, उनके लिए
आई विल लीव इट ऑन यू। आप टीचर्स से बात कर लीजिएगा कि मैम एसटीपी पे या सर एसटीपी पे 22.7 लेना है कि 22.4 लेना है। अगर वो बोलते हैं 22.7 तो भाई 22.7 ले लीजिएगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। चल आगे बढ़ सकते हैं। नाउ पुट डाउन योर हैंड्स। आई थिंक और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो और कोई डाउट है तो कीप योर हैंड्स रेज सो दैट आई विल टेक योर डाउट। ओके या अमर्त्य टेल मी व्हाट्स योर डाउट बच्चा। सर डाउट नहीं है, वो बैलेंसिंग के लिए आंसर देना था इसलिए। ओके ओके तो प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके सर। प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स। यस तने बोलो क्या डाउट है। सर कैन यू एक्सप्लेन स्टेप 2 अगेन? स्टेप 2 में हमको करना क्या था बच्चे? देख स्टेप 1 में हमने जो वॉल्यूम निकाला है, स्टेप 1 समझ में आया पूरा अच्छे से? हाँ 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 अब 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करने पे इतना वॉल्यूम मिलेगा। ये कौन सी कंडीशन पे है? 273 एंड 1 बार। लेकिन मुझे तो ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉर 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम जब टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री। हाँ तो बस तो T2 दिया है, T1 हमने लिया था 273, तभी तो ये कंडीशन बना पाए ना 22.4 वाली, नहीं तो बना ही नहीं पाते। यस सर। ओके चल यस सर। आगे बढ़ते हैं। आंसर एग्जैक्टली यही आएगा। दीज आंसर्स आर चेक ट्वाइस, सो प्लीज मेक श्योर कि आप 100% इन आंसर्स को अपने दिमाग में उतार लें। करेक्ट है? चल आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। वंस अगेन मैंने आपको बोल दिया था आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन हैशटैग्स लगा के चलिएगा इनके ऊपर। हैशटैग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कितने बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ के दे आर एबल टू गिव मी सम आंसर? लेट मी सी। मैंने आपको हमेशा बोला है गिवन निकालो, फिर फाइंड क्या करना है वो ढूंढो, उसका यहां पर लिखो और फिर सोल्यूशन के ऊपर सोचो। क्या हम गिवन और फाइंड से सोल्यूशन की तरफ बढ़ पा रहे हैं? सोचो, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। इफ यू थिंक then for lifetime you are going to remember this. If you don't, then there is problem. टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, बहुत बढ़िया। 1 बार प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर ले लिया 1 बार। फिर डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 2.56 ग्राम पर लीटर ही दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द गैस। सर ये कैसा क्वेश्चन है? मोलर मास ऑफ द गैस कैसे ढूंढेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? और ये तो सर अभी तक आपने कहीं पे भी बताया नहीं है। उसका रीजन है भाई, हर चीज स्पून फीड कर देंगे तो आप अपना दिमाग कैसे लगाओगे? और जब अपना दिमाग लगाओगे नहीं तो हाउ आर यू गोइंग टू क्रैक योर एडवांस एग्जामिनेशन? बेसिक कॉन्सेप्ट में से ही निकला हुआ क्वेश्चन है ये। बस देखना ये कितने लोग उसको सोच पा रहे हैं और कितने नहीं। चलो चलो जल्दी से, कम ऑन, लेट मी सी द ब्लू हैंड्स। कम ऑन कम ऑन। ओनली 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स, बाकी कोई भी बच्चा दिमाग नहीं लगा रहा है। ऐसे तो नहीं चलेगा यार। एडवांस बैच में अगर मेरे को कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आइदर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास, दूसरा या तो आपको सब कुछ आता है एंड यू आर फीलिंग कि ये सब चीजें मुझे नहीं करनी है, चिंदी क्वेश्चंस हैं, तीसरा यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू द क्लास। राइट? या तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, या तो सब कुछ आता है और मेरे साथ बात करने की आपको इच्छा ही नहीं हो रही कि क्या है यार इतना सिंपल सा चीज है, मैं तो अटेंडेंस के लिए आया हूं। राइट?
Am I audible to everyone? Am I audible? Give me a thumbs up. Yeah, because someone messaged that I'm not audible. Just try to reconnect. दिमाग लगाओ भाई. यस, अवीश मनियार बता सकते हैं क्या क्या सोचा है आपने इसके अंदर? यस सर. सर आइडियल गैस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. कर दिया. चलो, मैंने पहले आइडियल गैस लिया, PV इज इक्वल्स टू nRT लिया. अब इसमें क्या रीअरेंजमेंट करूं मैं? सर n अपॉन v इज इक्वल टू p अपॉन RT. ठीक है. सो P इज इक्वल्स टू तो सर n n को अपॉन मींस मोल्स को. मैं आप जो बोलोगे वो मैं लिखते जाऊंगा. ठीक है. हाँ, फिर सर मोल्स को हम मास अपन मोलर मास, n को मास अपन मोलर मास लिख सकते बहुत हैं. बढ़िया. आई कैन राइट दिस एज मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ द गैस इनटू R इनटू T. बहुत अच्छे. और सर गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी रिटन एज डेंसिटी. बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे. गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होता है दैट इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द गैस. तो यहां से मैं लिख सकता हूं प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस इनटू R इनटू T. अब आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये छोटे से 3 लाइन के अंदर ये पैराग्राफ खत्म कर दिया है. और मैंने वो 3 लाइन क्यों आपको फोर्स किया सोचने के लिए? क्यों फोर्स किया? द रीजन इज कि आपने अगर एक बार ये रीअरेंजमेंट खुद सोच लिया तो जिंदगी भर आपको ये इक्वेशन याद हो जाएगी कि PV इज इक्वल्स टू nRT से हम मास भी निकाल सकते हैं, हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी ऑल्सो, वी कैन कैलकुलेट गिवन मास या मोलर मास ऑल्सो. करेक्ट, कुछ भी निकाल सकते हैं. तो फाइनल डिटेल्ड इक्वेशन जो मैं बोलूंगा ना वो आपके लिए ये हो जाएगी. बट आपको ये याद नहीं करना है, ये इसी में से डिराइव्ड है. अवीश ने बहुत ही अच्छे से हमको ये चीज समझाई है कि सर देखो, मोल्स को मैं गिवन मास बाय मोलर मास लिख सकता हूं, ये उसने लिख दिया. और वॉल्यूम को अगर मैं नीचे ले आऊं तो गिवन मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी. तो सर डेंसिटी के टर्म्स में हमारी ये इक्वेशन निकल आएगी. अब मुझे बताओ कि क्या इसमें से कोई भी ऐसी वैल्यू है जो गिवन नहीं है? सब कुछ तो दिया हुआ है. प्रेशर दिया है, डेंसिटी दिया है, R दिया है, T दिया है, मोलर मास ही तो बोल रहा है वो ढूंढने के लिए. ढूंढ दो. है कि नहीं? क्लियर है? यस सर. गुड. चल, तो बस यहां पर अब ध्यान रखिएगा कि भाई मोलर मास जो है वो आपका क्या आएगा? दैट विल बी नथिंग बट डेंसिटी बाय प्रेशर इनटू R इनटू T. प्रॉब्लम है R का वैल्यू क्या लोगे? अब यहां पर वॉल्यूम तो दिया ही नहीं हुआ, R का वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे? यस केविन, कैन यू हेल्प मी? Yes, sir. Sir, we will take 0.0831. 0.0831 कैसे डिसाइड किया आपने? सर 1 बाय प्रेशर तो पता है और डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम डेंसिटी में से हमको पता चल गया कि वॉल्यूम बहुत लीटर बढ़िया. में लिया है. वॉल्यूम लीटर में लिया है, वो हमें डेंसिटी से पता चला है. और प्रेशर हमको बार में दिया हुआ है. तो ये दोनों यूनिट्स देखते हुए मैंने इसको 0.0831 ले लिया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया केविन. गुड, बढ़िया. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है किस तरीके से R की वैल्यूज को लेना है. परफेक्ट है. चल, सो आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास एंड कम अप with the solutions? Yes, you can solve these questions. Basics हैं बच्चे, ये क्लियर कर लोगे ना तो आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बस इसी में से निकलेंगे. वो इसी तरीके से 2 या 3 कॉन्सेप्ट को मिलाते हुए निकलेंगे. फिर आता है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं पेलोड. ये आई थिंक एडवांस में भी आपको सिखाया गया होगा. सिखाया ना? बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये सिखाया ही जाता है बिकॉज एडवांस में इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं. बट यहां पर मैंने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले लिया है वंस अगेन, और यही जनरली आपके बोर्ड लेवल पे टीचर्स का फेवरेट होता है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन. अब पेलोड होता क्या है वो डेफिनेशन तो उसने दिया हुआ है, वो मैं लिख देता हूं यहां पर कि भाई उसने दिया है कि भाई पेलोड इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस द मास ऑफ बैलून. है ना? ये उसने डेफिनेशन दिया हुआ है.
बट हम इसको बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं कि पेलोड एक्चुअली में होता क्या है। पेलोड की अगर मैं बात करूं तो इट इज नथिंग बट लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी व्हीकल, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी व्हीकल। सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको क्लियर करना चाहूं कि व्हाट इज पेलोड, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी व्हीकल, दैट इज व्हाट इज पेलोड, बस दैट्स इट। और आपके लिए यहाँ पर ये जो व्हीकल है वो जनरली आपका बैलून रहता है। बैलून पता है कौन सा बैलून? हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून्स देखे ना सबने? एवरीवन हैज सीन हॉट एयर बैलून्स, यस, हीलियम गैस से जो चलते हैं। तो बस यही चीज वो सिखाना चाह रहा है कि सपोज ये हमारी एयर है, सपोज करो कि ये हमारी एयर है, तो बोलता है कि एक बैलून अगर इस हवा में फ्लोट करता है और उसके ऊपर लेट्स से यहाँ पर एक लोड है, तो ये फ्लोट करके यहां से जितनी एयर को डिस्प्लेस करेगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस द मास ऑफ बैलून, बस उसी को उन्होंने बता दिया है कि ये उसका पेलोड हो जाएगा, ये उस बैलून का पेलोड हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर? स्टेप नंबर 1 क्लियर है? पेलोड क्या है वो समझ में आया? सिंपल, इजी। अब इस पेलोड को फाइंड करना है। क्वेश्चन में पहले उसने डेफिनेशन दिया है, फर्स्ट लाइन में उसने डेफिनेशन दिया है, तो वो अपने आप का कोई काम का नहीं है, बिकॉज हमने उसको और बहुत इजी बना दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है पेलोड व्हेन द बलून ऑफ रेडियस 10 मीटर, मास 100 केजी। अब ये जो 100 केजी मास दिया हुआ है ना, ये एम्प्टी बैलून का मास दिया है, बिकॉज देखो आगे उसने लिखा है बैलून 10 मीटर मास 100 केजी इज फिल्ड विद हीलियम एट 1.6 बार एंड 27 डिग्री सेल्सियस, एंड 27 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है। फिर उसने डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है 1.2, फिर आर दिया हुआ है, आर भी दे दिया 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब। कंफ्यूज मत हो जाना, 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, डायरेक्टली हमें पता है, तो ये लीटर बार वाला ही वैल्यू है, इस वैल्यू में ज्यादा देख के डरना नहीं। इज दैट क्लियर? चलो ट्राई करते हैं कैलकुलेट करने का। मैं पहले सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में ये लिख लेता हूं कि पेलोड में मुझे चाहिए क्या क्या। मुझे चाहिए मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ फिल्ड बैलून, मास ऑफ फिल्ड बैलून, यही तो चाहिए मुझे, तभी तो उससे मुझे पेलोड मिलेगा। अब देखो ये डिस्प्लेस्ड एयर मैं कैसे निकालता हूं, हाउ डू आई कैलकुलेट डिस्प्लेस्ड एयर। अब अगर डिस्प्लेस्ड एयर की बात करूं तो डिस्प्लेस्ड एयर है क्या एक्चुअली? डिस्प्लेस्ड एयर है क्या? जो एयर वॉल्यूम ऑफ बैलून ने डिस्प्लेस की हुई है, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ बैलून ने जो एयर डिस्प्लेस की है वही तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर है। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर 1 मैं मास, स्टेप नंबर 1 में ये ढूंढूंगा, स्टेप नंबर 2 में ये ढूंढूंगा, मास ऑफ फिल्ड बैलून। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर डी एयर ऐसा लिख रहा हूं, तो डिस्प्लेस्ड एयर की बात कर रहा हूं, कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बैलून। आई कैन राइट डाउन दैट, एंड सिंस वॉल्यूम इज स्फेरिकल, सिंस बैलून इज स्फेरिकल, तो वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें उसने रेडियस हमको दिया हुआ है। लेकिन सर मास जो है वो ग्राम्स, केजीज या मिलीग्राम्स में होता है, और वॉल्यूम जो है वो जनरली मीटर क्यूब, लीटर्स, इस तरीके से मिलीलीटर्स ऐसा होता है। तो हमको ये दोनों को सेम डायमेंशन में लेके आना पड़ेगा। तो उसी के लिए देखो यहां पर उसने दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ एयर, दिया है ना। तो इस वॉल्यूम ऑफ बैलून को जब आप डेंसिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक्चुअली में मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ बैलून विल गिव यू, अगर मैं स्टेप अच्छे से क्लियर करना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ बैलून विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, वॉल्यूम ऑफ बैलून विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। और उस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। बोलो यहां तक समझ में आया? स्टेप नंबर 1 समझ में आया? इज दिस क्लियर? गिव मी अ थम्स अप टिल हियर प्लीज, गिव मी अ थम्स अप। is this step clear? Volume of balloon is nothing but volume of displaced air, उस displaced air के वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर मिल जाएगा। तो बस सिंपली मुझे करना क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब को डेंसिटी दैट इज 1.2 kg
पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, केजी पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई हैव टू डू। वहां से मेरे को वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर मिल जाएगा। करेक्ट है, सिंपल है, इजी है, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो भी आपका मीटर क्यूब में ही आएगा। क्यों? बिकॉज रेडियस 10 मीटर दिया है, रेडियस 10 मीटर ही दिया है, तो ये भी मीटर क्यूब में आएगा, ये भी पर मीटर क्यूब में दिया है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी कन्वर्जन। तो यहां पर जब आप ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1.2 करोगे ना, तो आपको यहां पर आंसर मिलेगा 5204, 5204, सॉरी 5024, 5024.6 और ये 0.6 जो है, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट कैलकुलेट, कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पर। 4/3 इंटू 3.14 इंटू 10 का क्यूब इंटू 1.2। ओके, एग्जैक्ट आंसर है 5024.04, 5024.04 kgs। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। केजीज में क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पर देखो डेंसिटी केजी में दी हुई है, डेंसिटी केजी में दी हुई है। तो ये मिल गया आपको स्टेप नंबर 1, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। यहां तक क्लियर है, सिंपल। अब सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, अब मुझे ढूंढना है मास ऑफ फिल्ड बैलून। एफ बैलून क्यों लिखा है मैंने? फिल्ड बैलून लिखा। अब मास ऑफ फिल्ड बैलून इज नथिंग बट मास ऑफ ई बैलून, दैट इज एम्प्टी बैलून, mass of empty balloon plus the mass of helium gas that is filled into it, the mass of helium gas that is filled into it, है ना। mass of empty balloon मेरे पास है 100 kg, mass of helium मुझे ढूंढना है, तो वो मैं ढूंढ सकता हूं ना, PV is equals to given mass by molar mass into R into T से, है ना। मोलर मास मुझे पता है 4, वॉल्यूम ऑफ बैलून अभी अभी आपने यहां पर निकाला था 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपने वॉल्यूम निकाला था। प्रेशर आपको दिया हुआ है, देखो ये रहा 1.66, तो यहां से गिवन मास ऑफ हीलियम आप निकाल सकते हो, दैट विल बी नथिंग बट 1.66 इनटू आपका वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम अलग से निकालना पड़ेगा। 4/3 पाई आर क्यूब को अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं अलग से, तो 4/3 पाई आर क्यूब is 3.14, R is 10 into 10 into 10, so I get this value as this particular value over here, 4186.7 meter cube. This is what I get, volume of balloon. उसको मैंने यहां पर रख दिया 4186.7 इंटू, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत गजब वाला यहाँ पर एक चीज होने वाला है, इंटू 4, हीलियम का मोलर मास 4 होता है, राइट। मुझे गिवन मास ढूंढना है, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या लोगे, कैसे डिसाइड करोगे, बार और मीटर क्यूब है। तो सबसे पहले आपको ये जो डेंसिटी वाला जो पार्ट है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको 1.66 इंटू 4186.7 इंटू 4, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, करेक्ट। तो उसके लिए यहां पर मैं 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मीटर क्यूब जो है वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट है, क्लियर है। और डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या लेंगे, लीटर बार है, तो 0.083 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, है ना, 27 डिग्री सेल्सियस है, 300 केल्विन। मास ऑफ हीलियम मिल गया, यहां पर जब मास निकालोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 1116.4 kgs, 1116.4 kgs. This is how you are going to get the mass of helium. उसको यहां पर रखो, मास ऑफ बैलून 100 के साथ प्लस करो, 1116.4 kgs के अंदर प्लस करो, आपको फाइनल आंसर यहां पर मिलेगा 12
100 जब आप यहाँ पर ऐड करोगे तो आपके पास 1116, जस्ट लेट मी चेक दिस वैल्यू ओवर हियर, 1.6 into 4186 into 4, ओके परफेक्ट, ये वैल्यू एकदम परफेक्ट है। इसके अंदर 100 को ऐड करो तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1216.4 kgs। दिस इज मास ऑफ फिल्ड बैलून, करेक्ट है? क्लियर है यहाँ तक? भाई बताओ भाई, समझ में आया ये? अब करना कुछ नहीं है, मास ऑफ फिल्ड बैलून जो आपने निकाला है दिस वैल्यू एंड ये वाली जो वैल्यू निकाली थी 5024, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज, you get the payload of the balloon. You get the payload of the balloon. Correct? Easy? Simple? So this is what you have to remember. This is what you have to understand कि भाई ये payload वाला जो part है बहुत important है, और एडवांस में मेरे बच्चे इसके भी एक दो कदम आगे जाके आपको क्वेश्चंस करवाए गए होंगे पेलोड के ऊपर, जिसमें से बीच में से भी कहीं से ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो वो जो ट्विस्ट है वो आपको स्टेप बाय स्टेप, जब आप ये चीजें समझ रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो फिर कोई भी स्टेप में से वो कहीं पे भी कनेक्ट कर दे, यू कैन सॉल्व इट। कोई भी स्टेप में से कहीं पे भी कनेक्ट कर दे, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इज दैट ओके? परफेक्ट, सिंपल। चल लास्ट पार्ट, एंड दैट इज नथिंग बट आज का हमारा जो वीडियोस आप देख के आए हो, आई थिंक 3:45 ऑलरेडी हो गए हैं, तो हम आगे के क्वेश्चंस कवर तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज काफी सारी चीजें हैं। व्हाट आई डू इज आई टेक वन मोर लेक्चर फॉर दिस चैप्टर, दैट इज नेक्स्ट वीक्स लेक्चर आई विल टेक फॉर दिस चैप्टर, जहां पर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं आपके पास, वीडियोस आपको कोई नहीं देखने हैं नेक्स्ट वीक तक। बस नेक्स्ट वीक में मेरे को जो क्वेश्चंस लेने हैं क्लास के अंदर, वो मैं एक क्लास लेके क्वेश्चंस सॉल्व कर दूंगा। एंड बिकॉज अभी डाल्टन्स लॉ के क्वेश्चन बाकी हैं, और उसके बाद रियल गैस इक्वेशन के ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उसके बेसिस पे आते हैं वो किस तरीके से आते हैं वो मुझे समझाना है। सो आई डोंट वांट टू रश इनटू दिस बिकॉज बेसिक रह जाएगा तो फिर आपको दिक्कत रहेगा। सो व्हाट विल डू इज वी विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर ओवर हियर एंड वी विल कंटिन्यू दिस इन वेडनेसडेज क्लास, नेक्स्ट वेडनेसडेज क्लास 2:30 to 4। Your time for block test is 3:30 to 6:30, 3 Sundays, right? 3 Sundays, तो वो प्लीज गेट रेडी। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आपकी उसके अंदर ये टाइम टेबल आ जाएगा विद द सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट। परफेक्ट। Yeah, I can tell the balancing trick now. Yeah, we have time for 5 minutes. We can sort out balancing trick. चल मैं वो कर देता हूँ। For that, students who want to stay back can stay. जिनको leave करना है, they can leave. Bye bye. Take care. Have a nice day.